कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1990 से, जहां पर हमें एक बिल्डिंग के अंदर वार्नर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। ये एक पीले कलर की बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे कमरे थे और इस कमरे में ये जो भाई हैं ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। काफी भटकने के बाद इन्हें कुछ वायर दिखाई देते हैं। इन वायर का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह को देखते हैं। इसी कमरे में हम एक रेडियो को भी देखते हैं। फिलहाल वो रेडियो चालू था और ये जो भाई हैं ये उस रेडियो पर किसी से बात भी करते हैं। ये भाई रेडियो पर कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर के चलो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ। इतना कुछ कहने के बाद भी भाई को कुछ खास रिप्लाई नहीं मिलता। उसी वक्त वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो कमरे में एक पंछी को देख लेते हैं। वो उड़ता हुआ आकर के जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मर गया हो, लेकिन अगले ही पल वो उठ करके उड़ने लगता है और यहाँ से चला जाता है। अब वो पंछी जिस कमरे से आया था ये भाई उसी कमरे में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद भाई को दीवार पर एक नो क्रेडिट का बोर्ड दिखाई देता है जो कि बहुत ही अजीब तरह से लिखा हुआ था। जमीन पर कुछ पेड़ के पत्ते और पंछी के पंख पड़े हुए थे। उसी वक्त इस भाई को कोई अजीब सा चीज दिखाई देता है जिसको देख करके वो बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। भागते वक्त वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जो बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। इसके बाद वो जैसे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो चीज इस भाई के सामने आ जाती है। अब इस भाई के साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो कैमरे के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। कैमरा एंगल चेंज होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि उस चीज ने इस भाई के साथ क्या किया होगा। फिलहाल हमें इतना मालूम चलता है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस पूरे सीन को कैमरे पर देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में हमें मैरी नाम की एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। बचपन से जिस घर में वो पली बड़ी थी, जिसे वो जान से प्यारा था, आज वो टूट रहा था। असल में ये जो घर है ये उसकी माँ ने बनाया था। जिस वक्त इनका घर बन रहा था उस वक्त छोटी मैरी ने गीले कंक्रीट के सीमेंट पर अपना हाथ का पंजा रखा था। उसकी माँ ने भी रखा था जिसका निशान आज भी पड़ा हुआ है और मैरी उस सीमेंट के पंजे को आज भी अपने पास रखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो कैप्टन क्लार्क को दिखाया जाता है। ओटोमन एम्पायर नाम की उनकी एक दुकान है। उनके इस दुकान में फर्नीचर, सोफा, घर के और भी कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि दुकान उस तरह से चल नहीं रहा है जिस तरह से चलना चाहिए। क्लार्क अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि उसके बीवी के साथ में उसकी लड़ाई हो गई है। फिलहाल यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो मैरी के पास ही थेरेपी लेने के लिए जाता है। मैरी एक साइकोथेरेपिस्ट है। हफ्ते में एक बार क्लार्क उसके पास जाता है अपने दिल की बातें बताने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, दिमाग में जो सैकड़ों सवाल चल रहे हैं उनका जवाब लेने के लिए। मैरी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी बीवी के साथ में क्यों हुई। वो ये भी कहती है कि तुम उसके पास जाकर उसे मना सकते हो, जिस पर क्लार्क कहता है कि मैंने उसे कई बार परेशान किया है। क्लार्क इस बात को कबूल करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। काम की वजह से मैं टेंशन में था और दारू पीकर घर पर जाता था। बस इसी वजह से हमारे बीच हर दिन लड़ाई होती थी। सच बताऊं तो बच्चे आ जाने के बाद घर को संभालना और मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश तो बहुत किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया। इसके बाद हमें कैट और बॉबी नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि वीडियो शूटिंग वगैरह करते हैं और इस वक्त ये दोनों क्लार्क का ही एक वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। एक प्रकार से क्लार्क इनसे अपने दुकान का प्रमोशन वीडियो शूट करवा रहा था। वो इस वीडियो में अजीब तरह का एक कैप्टन का कपड़ा पहना था। एक दिन क्लार्क अपनी दुकान पर एक मैकेनिक को बुलाता है क्योंकि उसके दुकान की जो लाइटें वगैरह थी ना वो थोड़ा खराब थी। मैकेनिक बेचारा स्विच वगैरह को देख करके थोड़ा डाउट में था क्योंकि इसमें एक ऐसा स्विच था जो बाकियों से अलग था और ये किसी काम का भी नहीं था। उस स्विच को बंद करने के बाद भी दुकान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं का भी लाइट बंद नहीं होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फालतू का है, तो उस पर ये लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी बीवी के साथ में क्लार्क की लड़ाई हो गई है, इसलिए बेचारे को घर पर एंट्री नहीं मिलती, तो वो कभी कभी अपने दुकान में ही सो जाता है। आज जब वो दारू पीते हुए टीवी देख रहा था तब अचानक से टीवी बंद हो जाती है। वो जाकर के चेक करता है और टीवी को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर अचानक से दुकान के ऊपर की सारी लाइटें चालू हो जाती हैं और फिर अचानक से सारी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। क्लार्क को पता है कि ये टेक्निकल इशू है तो इस चीज को वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है। जब क्लार्क टीवी को देख रहा होता है तब उसे टीवी पर एक अलग ही सीन दिखाई देता है।
है, ठीक वही बिल्डिंग जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वैसे ये सीन कुछ सेकंड के लिए दिखता है, उसके बाद टीवी अपने आप ही बंद हो जाता है। क्लार्क एक बार फिर से टीवी को ठोक ठाक के चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन चालू नहीं होता। उसका दिमाग खराब होता है तो वो मेन स्विच गिरा करके सारी लाइटें बंद कर देता है। वैसे कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन आपको उजाला दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस को बढ़ाया है। तभी क्लार्क को दीवार पर अजीब तरह का लाइन दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि दीवार के उस तरफ लाइट वगैरह जल रहा है। जब वो दीवार के करीब जाता है तब उसे दीवार के उस तरफ से कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। जब वो कान लगा करके उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता है तभी अचानक से वो उस दीवार को पार करके एक अलग बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जिस बिल्डिंग को हमने मूवी के शुरुआत में ही देख लिया था। इसे हम बार बार बिल्डिंग नहीं बल्कि बैक रूम कहेंगे। इस बैक रूम में आने के बाद क्लार्क बेचारा बहुत डर जाता है। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी डर जाएगा जब आपको अचानक से मालूम चले कि आपके दुकान में एक इनविजिबल दीवार है जिसे आप पार करके दूसरे बिल्डिंग में जा सकते हो, तो एक पल के लिए डर तो लगेगा ना। कमरे में कुछ सामान वगैरह भी रखे हुए थे। इन सामानों को देखने के बाद क्लार्क आगे बढ़ता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तब उसे एक स्टोव का साइन बोर्ड दिखाई देता है, वो भी स्टोव को उल्टा लिखा हुआ था। इस चीज को इग्नोर करके जब वो थोड़ा सा और आगे जाता है तब उसे एक पंछी दिखाई देती है जो फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। इसके बाद जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तब उसे गलियारे में एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी से बातचीत करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन करीब जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये तो एक कार्डबोर्ड का बनाया हुआ पुतला है। इस पर साउंड लगाया हुआ था और उसी साउंड से आवाज आ रहा था। जब क्लार्क वायर का पीछा करता है तब उसे कमरे में एक कैमरा दिखाई देता है। जिस कमरे के अंदर ये वायर जा रहा था उसके दरवाजे को वो खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं खुलता। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। जब वो इस दरवाजे को खोलता है तब अंदर उसे एक बैग मिलता है। इस बैग को खोलने के बाद अंदर उसे एक आईडी कार्ड मिलती है। अगर आप ठीक से देखो तो ये वार्नर की आईडी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में इसी बैक रूम में देखा था। इसके बाद क्लार्क इसी दरवाजे का इस्तेमाल करके वो अंदर जाने लगता है। इस तरह से वो एक अलग कमरे में पहुंच जाता है जो काफी बड़ा था। यहाँ वो कुछ जूतों को देखता है जो आधे फर्श में धसे हुए थे। एक काफी मुलायमदार कुर्सी भी रखी हुई थी। यहाँ से अलग कमरे में जाने के लिए अलग अलग दरवाजे भी थे। उसी समय अचानक से क्लार्क को एक आवाज सुनाई देती है। तभी वो सामने के साइड में किसी की परछाई देखता है। उसे देखने के बाद क्लार्क काफी ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करता है। इस तरह से वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्टोव का साइन बोर्ड लगा हुआ था। वो भागते हुए वापस से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करके रखा गया था और इसी जगह के दीवार से वो अंदर आया भी था। अपने दुकान में वापस जाने से पहले सबूत के तौर पर वो एक सामान ले लेता है। इसके बाद वो जल्दी से भाग करके वापस अपने दुकान में चला जाता है। इसके बाद हम एक टीवी की स्क्रीन पर क्लार्क को देखते हैं। ये उस समय का सीन है जब वो ठीक कैमरे के सामने आकर खड़ा था। यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो उसे देख रहा था। अगले दिन क्लार्क घबराते हुए मैरी के पास जाता है और फिर वो मैरी को बताता है कि उसने अपने दुकान के अंदर एक अजीब सा दरवाजा देखा है। उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद हम एक अजीब किस्म के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। क्लार्क खुद नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि उस बिल्डिंग के बारे में किस तरह वो मैरी को बताए। वैसी बिल्डिंग को आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा, तो इसीलिए उस चीज को समझाना थोड़ा मुश्किल था। ये कुछ ऐसा था कि बिना कुत्ते को देखे उसकी ड्राइंग बनाने जैसा था। फिलहाल क्लार्क ने अंदर के बिल्डिंग का एक ड्राइंग ड्रॉ किया था और वो ये ड्राइंग मैरी को दिखाता है। ये काफी अजीब सा था, तो इसलिए मैरी को अभी विश्वास नहीं हो रहा था। क्लार्क बताता है कि जब मैं उसके अंदर गया तो एक के बाद एक मैं बस अंदर जाते ही जा रहा था। उसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं था। मैरी को इस तरह से चेहरा बनाया हुआ देख करके क्लार्क समझ जाता है कि वो उसे पागल समझ रही है। मैरी को वैसे भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि रात में उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। लेकिन जाने से पहले क्लार्क उससे कहता है कि मैं इस बार सबूत के साथ आऊंगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा कैट और बॉबी के पास जाता है और उनसे कहता है कि एक वीडियो शूट करना है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। काम तो वैसे भी इन्हें नहीं मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा पैसे सुन करके ये लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों अपना कैमरा ले करके क्लार्क के साथ उसके दुकान में जाते हैं। अंदर जाने से पहले क्लार्क पूरी तैयारी कर रहा था। वो बैग में रस्सी और कुछ सामान रख लेता है। जिस रास्ते से अंदर जाना था उस पर उसने एक निशान भी बना दिया था। फिलहाल दोनों को ये लग रहा था कि
क्लार्क कोई बकवास कर रहा है, लेकिन जब वो इनके सामने दीवार के अंदर घुस जाता है तो इन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जिसके बाद ये दोनों भी एक एक करके अंदर जाते हैं। फिलहाल तो दोनों काफी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी क्लार्क की बात मान करके दोनों आगे बढ़ते हैं। क्लार्क इन्हें एक जगह पर ले जा करके बॉबी को रस्सी से बांध देता है और उस रस्सी के आखिरी छोर को बेड से बांध देता है। दरअसल बॉबी अकेले ही नीचे जा करके चेक करने वाला था कि आखिर नीचे है क्या। उसका जाना जरूरी था क्योंकि वो हल्का था और उसके पास कैमरा था। अंदर जाने के बाद वो ढेर सारे कपड़ों को देखता है जो कि अजीब तरह से गंद मार रहे थे। हर तरफ पूरा कपड़ा रखा हुआ था, कपड़ों के अलावा इन्हें यहाँ पर और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से बॉबी को एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो, इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए ऊपर आ जाता है। लेकिन अभी भी वो जो रस्सी थी वो उसके कमर से बंधी हुई थी और वो जो रस्सी था वो नीचे के साइड में भी लटका हुआ था। तो उसी रस्सी को पकड़ करके कोई चीज बॉबी को नीचे के साइड में खींचने लगती है। ये दोनों बॉबी को कसकर पकड़ लेते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। पता नहीं वो क्या चीज थी, लेकिन वो बॉबी को अंदर खींच लेती है। अब जैसे कि वो रस्सी बेड से बंधा हुआ था तो वो बेड भी इन दोनों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी नीचे चले जाते हैं। उसी समय ये लोग देखते हैं कि एक दरवाजे से बॉबी को कोई चीज खींच करके ले जा रही है। कमरे में हर तरफ बॉबी का ब्लड फैला हुआ था। क्लार्क और कैट भी ये दोनों अलग अलग होकर के बॉबी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस दौरान जो क्लार्क था वो बॉबी को ढूंढने के चक्कर में काफी आगे निकल जाता है। इस बीच वो गलती से कमरे में पहुंच जाता है जहां क्रिसमस पेड़ रखा हुआ था और हर तरफ इंसान की आधी बॉडी फर्श में दबी हुई थी। उसी समय अचानक से एक अजीब किस्म का इंसान क्लार्क के सामने आ जाता है, जिसके बाद क्लार्क अपनी जान बचा करके भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो कैमरे को एक टेबल पर रख देता है। उसी समय कैट का रिप्लाई आता है कि मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। जिस पर क्लार्क कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो। दरअसल कैट की तरफ ग्लास लगा हुआ था, इसलिए वो साफ साफ सब कुछ देख पा रही थी। उसी समय पीछे से कोई चीज आकर के कैमरे को उठा लेती है। हालांकि कैट क्लार्क को बताती है कि वो तुम्हारे पीछे है। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें छोटी मैरी को दिखाया जाता है। असल में वो जिस कमरे में थी उस कमरे के खिड़की दरवाजे को चारों तरफ से पैक कर दिया गया था। हालांकि एक दिन जब उसकी माँ उसके पास नहीं थी तब वो धीरे से खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी माँ चिल्लाते हुए यहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद वो मैरी से कहती हैं कि वो हर तरफ फैले हुए हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं वरना हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वैसे तो इन्होंने दरवाजे को अच्छे से पैक कर रखा था, लेकिन तभी अचानक से कोई इनका दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद अचानक से मैरी की आँख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी। इसके बाद वो उठ करके जब अपने फोन का वॉइस मेल चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके पास क्लार्क का एक वॉइस मेल आया है, जिसमें वो कह रहा था कि अब वो बिल्कुल ठीक है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। कई दिनों से वो खुद को दिखाने के लिए मैरी के पास नहीं आया था और अब ये खबर सुन करके मैरी को काफी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए वो एक बार क्लार्क से बातचीत करने के लिए वो उसके दुकान पर चली जाती है। अंदर जा करके वो क्लार्क को आवाज लगाती है, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता। इसके बाद जब वो नीचे के साइड में जाती है तब उसे वही दरवाजा दिखाई देता है। बोर्ड के ऊपर नक्शा वगैरह बनाया गया था, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्लार्क ने ड्राइंग पर बनाया था। दीवार पर ऐसा निशान बना हुआ देख करके एक पल के लिए मैरी भी सोचती है कि आखिर ये क्या है। उसी समय मैरी के सामने दीवार पर एक मक्खी भिनभिनाने लगती है और अगले ही पल वो दीवार के अंदर गायब हो जाती है। मेरी तरह मैरी भी सोच रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया। जब वो हाथ को डालती है तो उसका हाथ दीवार के अंदर घुस जाता है। इससे मैरी को भी काफी डर लगने लगता है। इसके बाद वो सीधा उस दीवार के अंदर चली जाती है और बैक रूम में पहुंच जाती है। अंदर जाने के बाद ये काफी मिस्टीरियस था, तो वो इसलिए खुद को रोक नहीं पाती। इधर उधर भटकते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर दीवार पर वो कुछ ड्राइंग बना हुआ देखती है, जो कि ठीक से कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन उसी समय मैरी को पीछे के साइड में किसी की आवाज सुनाई देती है। मैरी समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि क्लार्क है। जब वो सामने आता है तब मैरी उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर कब से हो, आखिर ये जगह है क्या। उसी समय अचानक से इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इनकी तरफ आ रहा हो। पता नहीं वो क्या चीज था, लेकिन उससे क्लार्क भी बहुत डरा हुआ था। उसी समय अचानक से पीछे से क्लार्क मैरी के गले को पकड़ लेता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती।
कुछ समय के बाद जब मैरी को होश आता है तब वो अपने सामने क्लार्क को देखती है। यहाँ पर मैरी को कुछ ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जो काफी अजीब किस्म के थे। इनकी दो दो नाक, चार चार आंखें थी और ये काफी अजीब किस्म के दिख रहे थे। हालांकि मैरी उससे पूछती भी है कि आखिर ये लोग कौन हैं और आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तब क्लार्क उसे बताता है कि ये लोग इस दुनिया की बनाई गई एक संरचना है। वैसे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी ये हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इतना बोलकर वो आदमी के गले में चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो कहता है कि इससे भी अजीब बात यह है कि हम इन्हें खा सकते हैं। इसके बाद क्लार्क उसके पेट से रुई के जैसा कुछ बाहर निकालता है और वो ये दावा करता है कि इस चीज को हम खा सकते हैं। ये बिल्कुल एक केक के जैसे होता है। इसके बाद क्लार्क जब फ्रिज खोलता है तो फ्रिज के अंदर हम कैट के सर को देखते हैं। उसका सर कटा हुआ था। यह देख करके मैरी काफी डर जाती है और वो खुद को छुड़ाने लगती है। यहाँ तक कि वो खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती भी है। मैरी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर क्लार्क कहता है कि एक बार फिर से वही सीन क्रिएट करो जब आखिरी बार मेरी बीवी ने मुझसे लड़ाई किया था। मतलब कि उसके दिमाग में उसकी बीवी की बातें चल रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट था और यहाँ आने के बाद अब तो और हो गया है। कोने में खड़ी महिला के सर के बाल वो निकाल लेता है और फिर वही बाल वो मैरी को पहना देता है, इसलिए ताकि वो उसकी बीवी की तरह दिखे। अब एक बार फिर से ये दोनों वापस से सीन में आते हैं, जैसे कि जो मैरी थी वो उसकी बीवी बन जाती है और फिर क्लार्क गुस्से में आ करके काफी सवाल उससे पूछता है। मैरी का दिमाग खराब होता है और वो बाल को नीचे गिरा देती है और फिर वो क्लार्क से कहती है कि यही वजह है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि तुम बेदिमाग के आदमी हो, तुम किसी की परवाह नहीं करते। तुम्हें अपनी बीवी की भी परवाह नहीं थी, तुम्हें बस अपनी पड़ी थी, इसलिए वो तुम्हें छोड़ करके चली गई और अब वापस भी नहीं आएगी। इन सब बातों से क्लार्क काफी इमोशनल हो जाता है। उसी समय कोने में खड़ी औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है। दरअसल इनकी तरफ कोई आ रहा था। वो काफी लंबा सा, काफी अजीब सा था। क्लार्क उसके सामने जाकर के उससे कहता है कि फिक्र मत करो, ये मैरी है, मेरी डॉक्टर है, ये मेरी थेरेपिस्ट है, ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर क्लार्क पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। इस दौरान मैरी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपना हाथ छुड़ा करके यहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर ढेर सारे घर बने हुए थे। भागते वक्त अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वो मॉन्स्टर अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। मैरी अपनी जान बचा करके जब वहाँ से बाहर निकलती है तब उसे ढेर सारे अपार्टमेंट दिखाई देते हैं जो कि एक ही बिल्डिंग से जुड़े हुए थे और काफी ऊपर तक फैले हुए थे। मैरी को जैसे ही रास्ता मिलता है तो वो जल्दी से भाग करके ऊपर के साइड में चली जाती है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय मैरी का पीछे करते हुए वो मॉन्स्टर यहाँ तक आ जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए मैरी एक सामान उठा लेती है और जब उसे मौका मिलता है तब वो उसी सामान से उस मॉन्स्टर के लकड़ी वाले पैरों पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर पड़ता है। जल्दबाजी में भागने के चक्कर में मैरी जा करके पुतले से टकरा जाती है। मैरी को पता नहीं था, लेकिन उसके इस गलती की वजह से यहाँ पर रखी हुई गैस पूरे कमरे में फैलने लगती है और ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इंसान को पल भर में बेहोश कर सकती थी। उसी वक्त उस मॉन्स्टर को मौका मिल जाता है और वो मैरी के ऊपर ही चढ़ जाता है। मैरी अपने हाथों से उसके मुंह को दबा करके उसे काटने से रोकने लगती है। मैरी ने अभी भी उस पंजे वाले सीमेंट के कंक्रीट्स को अपने जेब में रखा था, जिसको वो बाहर निकालती है और उसी चीज से वो उस मॉन्स्टर पर लगातार हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वो मैरी को छोड़ देता है। मैरी को जैसे मौका मिलता है तो वो जल्दी से भाग करके एक पतली सी जगह के अंदर चली जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मैरी पर स्प्रे मार देते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये लोग मैरी को उठा करके एक कमरे में लेकर के जाते हैं, जिस जगह पर हम अलग अलग ढेर सारे साइंटिस्ट को देखते हैं। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि ये लोग मैरी का इलाज करते हैं। यहाँ मैरी उस मॉन्स्टर को भी देखती है, उस पर भी इलाज हो रहा था। फिलहाल मैरी से कुछ पूछताछ करने के लिए उसे कमरे में लेकर के जाते हैं। फिल नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि मैरी से पूछताछ करता है और ये वही है जो टीवी के जरिए लोगों पर नजर रख रहा था। मैरी कहती है कि मैं यहाँ पर क्लार्क नाम के एक बंदे को ढूंढने के लिए आई हूँ, वो मुझे कहाँ मिलेगा। इसके बाद फिल उसे दुकान की फोटो दिखाता है और फिर वो क्लार्क की भी एक फोटो दिखाता है। इसके बाद वो मैरी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे। तब वो बताती है कि उसे दुकान के अंदर एक दीवार है। मैरी उससे ये भी पूछती है कि आखिर वो है कहाँ पर। तब फिल कहता है कि पहले हम MRI मशीनें बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब से हमें बैक रूम्स मिला तब से हमें इसकी जरूरत नहीं
पड़ी। फिलहाल मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है, इसलिए मैं तुमसे पूछताछ कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ पता चल सके। हालांकि मैरी उससे पूछती भी है कि इसके बाद मेरा क्या होगा, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है। इसके बाद हमें मैरी का टूटा हुआ घर दिखाया जाता है जो कि उसकी यादों के साथ बैक रूम के अंदर बन चुका है। वैसे तो ये बैक रूम इंसानों के यादों से बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से पूरा नहीं था। ये एक प्रकार से एआई की जैसा बनाना था, कुछ अधूरा था, कुछ को पूरा किया गया था। और हम यहाँ पर मैरी का एक आधा अधूरा वर्जन भी देखते हैं जो कि अभी बनना स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।